ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो ये लड़ाई है वो अचानक से शुरू नहीं हुई थी। दुनिया की ताकत जो पहले ब्रिटेन के पास थी, विश्व युद्ध के बाद अमेरिका के पास चली गई थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट के ज्यादातर देश जैसे कुवैत, इराक, यूएई और सऊदी अरब अमेरिका के सिक्योरिटी सिस्टम का हिस्सा बन गए थे, जहां अमेरिका उन्हें सुरक्षा देता है। लेकिन यहीं पे ईरान ने अलग रास्ता चुना। 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद खामनैनी सत्ता में आए और उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान अपने निजी संसाधनों पर किसी भी विदेशी ताकतों का कंट्रोल नहीं चाहता है, और यह बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तब ईरान ने अपनी निजी सुरक्षा के लिए अपने सेना और न्यूक्लियर पावर पर काम करना शुरू किया। ईरान का कहना था कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम केवल ईरान और अन्य देशों की सुरक्षा के लिए, लेकिन इजराइल को डर था कि अगर ईरान न्यूक्लियर पावर देश बन गया तो फिर उनका बैलेंस बिगड़ जाएगा। इजराइल यह बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसका कोई पड़ोसी देश उससे ज्यादा कोई ताकतवर बने, और खासकर न्यूक्लियर पावर के मामले में। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद, जो कई सालों तक ईरान पर अपना नजर रखती है, बताया जाता है कि उन्होंने ट्रैफिक कैमरों को हैक करके ईरान के बड़े बड़े नेताओं और अधिकारियों के गतिविधियों पे नजर रखते हैं, और ये पता करते हैं कि कब कौन कहां आ रहा है, और सब ट्रैक करते हैं। फिर इस डेटा को एनालाइज करके एक पैटर्न तैयार करते हैं और सही समय देखकर ईरान के सबसे बड़े सुप्रीम लीडर खामनैनी को मार देते हैं। अब ईरान चुप नहीं रहेगा। मिडिल ईस्ट के हर आयल वाले एरिया पे ईरान अटैक कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि ईरान इजराइल का युद्ध है, हमें क्या करना है, इंडिया तो सेफ है, क्या ही फर्क पड़ता है। अगर आप भी यही सोचते हैं तो मेरे दोस्त आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि कतर ने वार्निंग दी है कि क्रूड ऑयल की कीमत $150 प्रति बैरल से अधिक तक पहुंच सकता है, यानी आज के दाम से बिल्कुल दोगुना। और मुझे जहां तक लगता है इस युद्ध का सबसे ज्यादा प्रभाव अपने इंडिया पर ही होने वाला है। हमारी एक गलती की वजह से इंडिया में महंगाई बढ़ सकता है और आपातकाल घोषित हो सकता है। हमारे पड़ोसी देश में युद्ध हो और इसका इफेक्ट हमारे इकोनॉमी पर ना पड़े, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम एक ऐसे देश में रहते हैं जिसका सभी देशों के साथ संबंध बहुत ही बेहतर है, और हम लोग लगभग हर किसी देश से कुछ न कुछ आयात या फिर निर्यात जरूर करते हैं। और जो गल्फ कंट्री है उसका भारत के साथ बहुत ही गहरा संबंध है। वहाँ युद्ध जैसी घटना का हमारे इंडिया पे बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है, और भारत प्लानिंग के मामले में उतना अच्छा नहीं है। इंडिया के लोग ज्यादातर यही सोचते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन जब वार या फिर इमरजेंसी की कोई घटनाएं होती हैं तो यह सोच बिल्कुल काम नहीं आता है। भारत क्या, दुनिया के किसी देश में आपातकालीन घटनाएं हो सकती हैं, और इन सभी परिस्थितियों के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। आपने रिसेंटली यह न्यूज जरूर सुना होगा कि अमेरिका ने रसिया से भारत को तेल लेने के लिए 30 दिन का परमिशन दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वीडियो का टॉपिक इंपैक्ट ऑफ इंडिया है, इसलिए हम इस टॉपिक पे बात करते हैं, क्योंकि तेल के दामों का महंगाई से डायरेक्ट कनेक्शन होता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का डाटा देखें तो समझ में आता है कि किस देश के पास कितना ऑयल स्टॉक बचा हुआ है। सिंगापुर 245, साउथ कोरिया 210, यूएस से 200। हम कह सकते हैं कि इनके पास 6 महीने का स्टॉक बचा हुआ है। फिर आता है चाइना 104, जर्मनी और फ्रांस 90, यूके 85। लगभग इन देशों के पास 3 महीने का रिजर्व रखा है। और अब आता है इंडिया 25 दिन, और पाकिस्तान की बात करें तो 3 दिन। क्या इसका मतलब है कि 25 दिन के बाद आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा? इसका मतलब बिल्कुल यह नहीं है। यह हमारा क्रूड ऑयल स्टॉक है, मतलब कच्चा तेल जिसको रिफाइनरी में भेजा जाता है, जिससे पेट्रोल और डीजल बनता है। और इसके अलावा हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व में 95 दिन का ऑयल है। स्ट्रेटेजिक रिजर्व को आपातकालीन आने तक हाथ भी नहीं लगाया जाता। आज की बात करें तो हमारे पास अगले 50 दिन का ऑयल बचा हुआ है। अब पॉइंट यह है कि ये युद्ध कितने समय तक चलेगा। पेंटागन का रिपोर्ट देखा जाए तो यह कहता है कि यह युद्ध सितंबर तक चलेगा। अगर यह युद्ध सितंबर तक चला तो डेफिनेटली हमारे पास इतना ऑयल रिजर्व नहीं है। अब इस पॉइंट को लेकर सरकार को सोचने की बहुत जरूरत है। इस युद्ध का प्रभाव सबसे ज्यादा ट्रांसपोर्ट पर पड़ने वाला है। बस, कार, टैक्सी, पुलिस व्हीकल, आर्मी व्हीकल, ये सारे पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं। लकली कुछ ट्रक और टैक्सी और व्हीकल इलेक्ट्रिक हो चुके हैं, लेकिन इन सारे फैक्टर में इशू आ सकते हैं। फ्लाइट पे भी बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि फ्लाइट एक स्पेशल फ्यूल से चलता है, जो है एविएशन टरबाइन फ्यूल, जो क्रूड ऑयल का ही एक प्योर वर्जन होता है। इस फ्यूल पर भारत पहले ही बहुत ज्यादा टैक्स देता है, और बेस प्राइस बढ़ेगी तो और ज्यादा टैक्स बढ़ेगा, जिसके वजह से एयरलाइन का कॉस्ट भी बढ़ेगा, जिसका मतलब है डोमेस्टिक फ्लाइट की भी टिकट महंगे होंगे। क्रूड ऑयल केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर में यूज नहीं होता है, बल्कि बहुत सेक्टर में यूज होता है, जैसे मेडिकल फील्ड, FMCG इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, नायलॉन, फैब्रिक,
पेंट्स, इन सभी का दाम बढ़ने वाला है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी तरह से क्रूड ऑयल से कनेक्टेड हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में भी इसका प्रभाव पड़ने वाला है, चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन हो या फिर घरों का, क्योंकि हर कंपनी अपने पास खुद की डीजल जनरेटर रखती है। इन क्राइसिस को देखकर हमें यह पता चलता है कि हम कितने ज्यादा तेल पर निर्भर हैं। अपने इंडिया के पास एक बहुत बड़ी प्राकृतिक कमी है कि हमें 80 से 90% तेल दूसरे देश से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इस बात को याद रखते हुए हमें आगे की प्लानिंग लेकर चलनी चाहिए। कुछ दिनों से आपने यह नाम जरूर सुना होगा, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। आखिर यह नाम इतना चर्चा में क्यों है? रीजन यह है कि यहाँ शिप का बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। marinetraffic.com एक ऐसी वेबसाइट है जो शिप के रियल लोकेशन को दिखाता है। जो आप यहाँ देख सकते हैं कि बार बार मीडिया हमें ये दिखा रहा है कि शिप तो सेफ है, लेकिन सही बताएं तो सबके मन में एक डर है। ब्लूमबर्ग कहता है कि यहाँ से कोई भी शिप क्रॉस नहीं हो रही। कुछ दिन पहले ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर ने कहा है कि स्टेट इज क्लोज्ड, कोई भी शिप यहाँ से गुजरी तो उसे जलाकर खाक कर दिया जाएगा। 5 टैंकर डैमेज हुए हैं, 2 लोग मारे गए हैं और 150 शिप का ट्रैफिक जाम लगा है, जो बाद में ईरान ने क्लियर किया कि यूएसए, इजराइल और यूरोप के देश के छोड़कर बाकी किसी देश के शिप को डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी ट्रैफिक का जाम हटने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी वार रिस्क कवर देने के लिए रेडी नहीं है। इस रूट से इंडिया का 25% ट्रेड होता है। अब इस रिस्क को खत्म करने के लिए इंडिया को केप ऑफ गुड होप से होकर गुजरना पड़ेगा, जिससे 14 से 20 दिनों का टाइम बढ़ेगा और कॉस्ट भी बढ़ेगा, जिसका अनुमानित प्रभाव $30 बिलियन होगा। हमारे टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर में यूएसए, यूएई, नीदरलैंड, जर्मनी, सऊदी अरबिया, ये सारे देश आते हैं जिनके ट्रेड पर इस युद्ध का प्रभाव पड़ने वाला है। इस वार के वजह से इंडिया के 2300 सेलर स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में फंसे हुए हैं। हम हमेशा ऑयल की बात करते हैं, लेकिन इसका प्रभाव गैस पर सबसे ज्यादा पड़ने वाला है और यह भारत के लिए सबसे घातक हो सकता है। आप इस टाइम देख रहे होंगे कि गैस की कैसे लाइनें लग रही हैं, क्योंकि प्राकृतिक गैस के सप्लाई दुनिया में सब जगह रुक चुके हैं। इस वार में कुछ अटैक्स ऑयल रिफाइनरी पर भी हो रहे हैं। सऊदी अरबिया के रास तनूरा रिफाइनरी पे 2 बार लगातार अटैक हो चुका है, जिसके वजह से कतर ने प्राकृतिक गैस का उत्पादन बिल्कुल रोक दिया है। और कतर दुनिया का 20% प्राकृतिक गैस खुद उत्पादन करता है और कतर अपना सारा एलएनजी ट्रेड वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से ही करता है। कतर एशिया के मेनली देश जैसे भारत, चाइना को एलएनजी सप्लाई करता है और कतर ने एलएनजी के मामले में हाथ ऊपर खड़ा कर दिया है और जिसका इफेक्ट भारत को सीधा होने वाला है। वैसे कतर इकलौता देश नहीं है जो एलएनजी बेचता है, रसिया और ऑस्ट्रेलिया से भी खरीदा जा सकता है, लेकिन दुनिया में यूनाइटेड स्टेट सबसे बड़ा सप्लायर है। तो युद्ध कहीं का भी हो, सबसे बड़ा फायदा यूएसए को ही होता है। नेचुरल गैस हम कहीं से भी खरीद सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू इसका प्राइस है, क्योंकि कतर वाले प्राइस पे कोई भी देश नहीं बेचने वाला है। अब कतर का 20% प्रोडक्शन दुनिया में रुक चुका है। अब बचे हुए 80% तेल पे ज्यादा प्रेशर आने वाला है, यानी सप्लाई कम, डिमांड ज्यादा। अब प्राइस बढ़ने वाला है। जब वार चलता है तो पता चलता है इंडिया के सबसे ज्यादा दुश्मन इसके अंदर ही हैं। इंडिया के न्यूज चैनल ऐसे न्यूज चला रहे हैं, ईरान युद्ध के बीच इंडिया को मिली राहत, अमेरिका ने 30 दिन की परमिशन दिया, जो बहुत ही भद्दा मजाक है। आजकल इंडिया की मीडिया और यूट्यूबर ऐसे दिखा रहे हैं कि इंडिया कितना कमजोर है, भारत को अमेरिका का परमिशन लेना पड़ता है तेल के लिए, जबकि हमने 2022 में ही साफ साफ क्लियर किया था कि हमें जहां रेट सस्ता मिलेगा हम वहीं से तेल लेंगे। 2022 में रसिया का तेल बहुत ही डिस्काउंट पे था, तो हमने बहुत सारा खरीदा था। इनफैक्ट अमेरिका ने भी कहा था इंडिया रसिया से तेल खरीदे, जिसके वजह से जो यूरोपियन देश है वो गल्फ देशों से तेल इंपोर्ट करे और गल्फ ऑयल की डिमांड बढ़ने पे उसके प्राइस ना बढ़े। बेसिकली किसी न किसी को रसिया से तेल इंपोर्ट करना था, जिससे ग्लोबली ऑयल का प्राइस कांस्टेंट रहे। आप ही सोचिए, इस युद्ध वाले समय में हम वार जोन से ऑयल खरीदने का रिस्क क्यों ही लें। इंडिया एक मजबूत देश है और हम अपना डिसीजन खुद लेते हैं, और अमेरिका का प्रोपोगंडा इंडियन न्यूज को चलाना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है या फिर चालाकी, क्योंकि भारत की बेइज्जती पर बहुत सारे व्यू आते हैं या फिर टीआरपी बढ़ती है। चंद व्यू के लिए इस देश की इज्जत को बेचने वाले इस देश में बहुत है। अपने इंडिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या है? ये अपना काम सबसे लेट से करता है। इंडिया शिपिंग इंडस्ट्री पे आज फोकस कर रहा है, जो इसे 10-20 साल पहले करना चाहिए था, और यही अमेरिका कोशिश कर रहा है कि बाकी देशों को इस युद्ध में कैसे इन्वॉल्व किया जाए और स्पेशली इंडिया को कैसे ड्रैग किया जाए, क्योंकि युद्ध एक सबसे बड़ा रास्ता है
कि कोई देश प्रोग्रेस ना करे। जब कोई देश खुद के इकोनॉमी को इग्नोर करके फिजूल के वार में फाइट करे तो बहुत सारा देश का पैसा उसी में चला जाता है और सबसे बड़ा फायदा यूएसए की ही होता है। कोई भी डेवलप कंट्री है वो आगे आके आपको बचाने वाला नहीं, हमारे देश को आगे खुद भारत ही लेके जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये है कि कुछ लोग वार को सेलिब्रेट करते हैं, उनको लगता है कि इस वार का उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वार का हम सभी पे प्रभाव पड़ता है। यह बात हम सभी को समझने की जरूरत है, इसलिए हम सभी को कम से कम ऊर्जा की खपत करने की जरूरत है। धन्यवाद।